आज बहुत तेज गर्मी का दिन है। झुलसा देने वाली गर्मी से हर कोई परेशान है। कुमकुम जी बदहवास से अपने कमरे के दरवाजे में बैठी हुई थी। बिजली गई हुई थी। वैसे भी उनके कमरे में जो पंखा लगा हुआ था वह भी बहुत कम हवा देता था। गर्मी से उनका बुरा हाल था। गर्मी की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। अचानक से वह दरवाजे में से उठती हैं और बाहर आंगन में लगी हुई टंकी के पास आकर बैठ जाती हैं और अपने कपड़े निकालकर वहीं बैठकर अपने ऊपर पानी डालना शुरू कर देती हैं। हाँ दादी शेम शेम, दादी शेम शेम। दादी बाहर नहा रही हैं। पागल दादी, बाथरूम में नहीं नहाती। 5 साल का हर्ष और 4 साल की रिया ने जब अपनी दादी को बाहर आंगन में बिना कपड़ों के नहाते हुए देखा तो हंस हंस कर दादी का मजाक बनाने लगे। बच्चों की आवाज सुनकर बहू पूनम बाहर आई और अपनी सास कुमकुम देवी जी को देखकर बोली, हे भगवान, इस बुढ़िया को तो शर्म ही नहीं है। जहाँ मन करता है वहीं बैठकर नहा लेती है। शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। बहू बेटा और बच्चे भी हैं घर में। बुढ़िया खुद तो पागल हो ही गई है, हमें भी पागल करके छोड़ेगी। चलो बच्चों, तुम अंदर कमरे में चलो। इस बुढ़िया का कोई भरोसा नहीं, कहीं तुम्हें ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर पूनम बच्चों को अंदर ले जाती है। कुमकुम देवी जी भी बिना कुछ कहे अपने कपड़े उठाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह में जब कुमकुम जी की पड़ोसन शीला जी सोकर उठी और बाहर आंगन में आई तो कुमकुम जी को देखकर चौंक गई। वे देखती हैं कि कुमकुम जी आंगन में बंधे उनके पेट डॉग टाइगर की थाली से खाना उठाकर खा रही थी। अरे अरे कुमकुम बहन, ये क्या कर रही हो तुम? ये तो टाइगर का खाना है, तुम इसे मत खाओ। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हें नाश्ता बना कर दूंगी। शीला जी कुमकुम देवी जी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाती हैं और उनके लिए गर्मा गर्म चाय और पराठे बनाती हैं और बड़े प्यार से उनको खिलाती हैं और खुद भी खाती हैं। कुमकुम जी ऐसे खाती हैं जैसे कई दिन से भूखी हो। शीला जी उन्हें ऐसे खाते देखती हैं तो मन ही मन बोलती हैं, भगवान, मेरी तुझसे विनती है कि ऐसे बेटा बहू किसी दुश्मन को भी ना दे। शीला जी कुमकुम जी को नाश्ता कराकर उनको उनके घर छोड़ आती हैं और उनकी बहू पूनम को उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है। शीला जी के जाने के बाद बहू पूनम अपनी सास को धक्का देकर कहती है कि इस बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर दिया है। पता नहीं कैसे नजर चुराकर बुढ़िया बाहर भाग जाती है। पड़ोसियों के सामने भी मेरी बेइज्जती करवाती है। पागल बुढ़िया कहीं की। कुमकुम जी तो बेचारी कुछ नहीं कहती थी। वे तो अपनी सुध बुध हार चुकी थी। चाहे उन्हें मारो पीटो धक्का दो या गालियां, वे बेचारी विधवा बूढ़ी कुछ नहीं कहती थी। जब स्वस्थ होने पर उनमें जालिम बहू का सामना करने की हिम्मत न थी तो अब मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर वे बहू को क्या कह सकती थी। पूनम ने अपनी सास को उनके कमरे में बंद कर दिया और खुद बड़बड़ करती अपने कमरे में फिर से सोने चली गई। शाम को ऑफिस से जब प्रेम घर आया तो आते ही पति पर बरस पड़ी, क्या जी, क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई रोबोट हूँ या मशीन हूँ? मैं घर का भी सारा काम करूँ और आपके दो दो बच्चों को भी संभालूं, उनको स्कूल भेजूं, फिर उनको होमवर्क कराऊं और आपकी पागल माँ को भी संभालूं। पूनम गुस्से में एक सांस में सब बोलती चली जा रही थी। जब बुढ़िया भली चंगी थी तब मुझे बेड से पैर उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, पर जब से ये बुढ़ी पागल हुई है सारे घर की जिम्मेदारी मेरे सर पर आन पड़ी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब ये पागल बुढ़िया हमारे किसी काम की नहीं रही। इसके घर में रहने से मेरा काम ही बिगड़ता है। आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम में लौटते हैं, लेकिन मुझे सारे दिन इस बुढ़िया की चौकीदारी करनी पड़ती है। आप इसे पागल खाने में क्यों नहीं भर्ती करवा देते? मुझे भी चैन की सांस मिले। बल्कि कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि कहीं ये मुझे या मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। इससे पहले प्रेम कुछ कहता, तभी पड़ोस से एक बच्चा भागते हुए आया और बोला, प्रेम चाचा, पूनम चाची, बाहर चलिए, देखिए दादी माँ बाहर क्या कर रही हैं। बच्चे की बात सुन प्रेम और पूनम दोनों बाहर भागते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर जो कपड़े इस्त्री करने वाले भैया होते हैं, कुमकुम जी उस बेचारे के इस्त्री करे हुए सारे कपड़े सड़क पर बिखेर देती है और हंस हंस कर खूब तालियां बजाती रहती है। इस्त्री वाले भैया बेचारे अपने कपड़े समेटने में लगे होते हैं। प्रेम और पूनम दोनों अपनी माँ को खींचकर अंदर ले जाते हैं। प्रेम अपनी माँ पर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है
और फिर दांत भींचकर पूनम से कहता है, पूनम, तुमने तो इस पागल को कमरे में बंद कर दिया था, तब ये बाहर कैसे निकली? पूनम बोली, हाँ जी, मैंने तो इसे कमरे में बंद कर दिया था। न जाने कैसे बाहर आई, तुम सही कहती थी। इसकी हरकतें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इस पागल का सच में कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे। तुम सही कहती थी, इसे तो पागल खाने ही छोड़कर आना पड़ेगा, वरना ये हमें भी पागल कर देगी अपने साथ साथ। कुमकुम देवी जी कोने में सहमी सी खड़ी रही। प्रेम कहता है, तुम फिक्र मत करो पूनम, बस मेरी छुट्टी होने तक का इंतजार करो। ऑफिस से छुट्टी मिलते ही मैं मेंटल असाइलम में जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और इसे भर्ती कराकर छुटकारा हासिल करता हूँ। कुमकुम जी एक बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में राजकुमारियों जैसे ठाट बाट थे उनके। बचपन से ही उन्हें हर काम सीखने का बड़ा शौक था। बेटी की बुद्धिमत्ता और शौक देखते हुए उनके माता पिता ने भी उन्हें सारे हुनर सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। विवाह के लायक होने तक कुमकुम जी हर काम में माहिर हो चुकी थी, चाहे सिलाई हो या कढ़ाई बुनाई, खाना पकाना हो या भिन्न भिन्न प्रकार की पेंटिंग्स बनाना। हर काम बड़ी सफाई से अंजाम दिया करती थी कुमकुम जी। उनका विवाह कम उम्र में हरीश कुमार जी से कर दिया गया था। वे कपड़े की छोटी सी दुकान चलाते थे। हरीश जी अमीर ना सही, परंतु बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनकी सज्जनता से मोहित होकर ही कुमकुम जी के माता पिता ने उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया था। हरीश जी की कमाई से घर खर्च मुश्किल से पूरा होता था, लेकिन कुमकुम जी ने अपनी सूझबूझ और हुनर से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। अपने दोनों बच्चे, बड़ी बेटी मनु और छोटे बेटे प्रेम को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किए। अपनी सूझबूझ और हुनर से कभी स्वादिष्ट अचार और पापड़ बनाकर बेचे, तो कभी चादरों पर भिन्न भिन्न प्रकार की फूल पत्तियों वाली कढ़ाई करके बेची। कभी मोहल्ले की औरतों के एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले ब्लाउज और सूट सिले, तो कभी सर्दियों में तरह तरह के स्वेटर बुनकर बेचे। कुमकुम जी के हुनर के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। कुमकुम जी एक अच्छी पत्नी और माँ होने के साथ साथ एक अच्छी बहू भी थी। अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती थी। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ, अपने हुनर और प्यार से अपने घर को संजो रहे थे। अचानक लीवर के कैंसर ने हरीश जी को ऐसा घेरा कि फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए। काफी इलाज कराने के बाद भी अपनी प्यारी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर चल बसे। पति की मौत के बाद कुमकुम जी को ऐसा सदमा लगा कि वह बीमार सी रहने लगी। प्रेम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गया और सारे चेकअप करवाए, परंतु सारे टेस्ट तो नॉर्मल थे। डॉक्टर ने कहा कि माँ जी को कोई बीमारी नहीं, इनको कोई ऐसा सदमा लगा है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। आप माँ जी का खाने पीने का भली भांति ख्याल रखें और इन्हें खुश रखें, अपने आप जिंदगी की तरफ लौट आएंगी। हरीश जी के गुजर जाने के बाद तो कुमकुम जी ने और भी ज्यादा मेहनत की थी। बेटी मनु की शादी तो हरीश जी ने अपने जीवन में ही कर दी थी, परंतु प्रेम तब तक पढ़ ही रहा था। मनु शादी के 5 साल बाद कनाडा में सेटल हो गई थी। वहां पर मनु और उसके पति आनंद जी दोनों ही जॉब करते थे, इसलिए मनु माँ से बात करने का कम ही समय निकाल पाती थी। फिर कुमकुम जी को सुनता भी कुछ ऊंचा ही था, इसलिए मनु अपने भाई से ही फोन पर माँ की तबीयत मालूम कर लेती थी। प्रेम की जिम्मेदारी अभी कुमकुम जी के कंधों पर बाकी थी, इसलिए खुद को किसी तरह संभाला और वापस जिंदगी की तरफ लौट आई। प्रेम भी अब पढ़ लिख कर नौकरी पर लग चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना प्रेम का विवाह कराकर एक प्यारी सी बहू घर लाई जाए। बहू के आने से घर में रौनक तो होगी, साथ ही साथ वे घर के काम में भी मेरा हाथ बटाएगी, तो मैं भी अपने घर के 70 काम संभाल पाऊंगी। लेकिन कुमकुम जी को क्या पता था कि पूनम के रूप में वे दुल्हन नहीं, अपने घर में नागिन लेकर आ रही हैं, जो उनको डस कर ढकार भी नहीं लेगी। अभी तो पति के मौत के जख्म भी न भरे थे, अभी तो हरीश जी का सदमा उनके दिल और दिमाग से नहीं निकला था। ऊपर से बहू के बर्ताव ने उनको फिर से उसी राह पर लाकर खड़ा कर दिया। घर की जिम्मेदारी तो कुमकुम जी ने न जाने कब से संभाली हुई थी, परंतु पूनम बात बात पर उनको जो मेंटल टॉर्चर करती थी वह उनकी बर्दाश्त के बाहर था। एक दिन कुमकुम जी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बहू चिल्लाकर कहती है, बुढ़िया, ओ बुढ़िया, अरे कहाँ मर गई? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आना। कुमकुम जी ने कहा, अभी लाई बहू। कुमकुम जी जल्दी जल्दी बहू के लिए पानी लेकर जाती हैं।
तो बहू पानी पीने की बजाय फेंक देती है और कहती है, बुढ़िया इस गिलास में नहीं, नए वाले गिलास में लेकर आ। कुमकुम जी दोबारा नए वाले गिलास में पानी ले जाकर देती है तो पूनम फिर से पानी उड़ेल देती है और बोलती है कि बुढ़िया नॉर्मल नहीं, मुझे चिल्ड पानी चाहिए, जा दोबारा लेकर आ। कुमकुम जी बहू के कहे के मुताबिक फिर से पानी लेकर आती है तो इस बार बहू पानी का गिलास कुमकुम जी के मुंह पर ही देकर मारती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ओ बुढ़ी पूरा गिलास नहीं बोला था, सिर्फ आधा गिलास ही बोला था। कुमकुम जी फिर से बहू को आधा गिलास पानी लाकर देती है, तब बहू पानी पीती है। पूनम इस तरह का बर्ताव किया करती थी कुमकुम जी के साथ। एक बार कुमकुम जी जब सोकर उठी तो उनको कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने अपना सुंदर चेहरा आईने में देखा तो चिल्ला उठी। पूनम ने उनके लंबे घने बाल काट डाले थे। कुमकुम जी रोते रोते हलकान हो गई, हे भगवान, मेरे इतने लंबे घने बाल काट डाले। रोते रोते उन्हें अपने लहलहाते बाल याद आ रहे थे। इसी तरह पूनम ने कई बार अपनी सास की नई नई साड़ी अभी कैंची से कुतर डाली थी। तब भी कुमकुम जी बहुत रोई थी। पूनम जानबूझकर कभी कुमकुम जी की चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती तो कभी उनके वॉशरूम को लॉक कर देती। कुमकुम जी जब वॉशरूम में चिल्लाती चिल्लाती थक जाती तब काफी देर बाद जाकर वॉशरूम का लॉक खोलती थी। वह वॉशरूम से बदहवास से बाहर निकलती। प्रेम तो पूनम के हाथों की कठपुतली बन चुका था। वह उन सारी यातनाओं और पीड़ाओं को भूल चुका था जो उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ उसकी खातिर सही थी। उधर पूनम की हरकतों की वजह से कुमकुम जी की दिमागी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने तो हरीश जी की मौत के वक्त ही कह दिया था कि कुमकुम जी को हर तरह की टेंशन से दूर रखा जाए, लेकिन टेंशन तो बहुत छोटी चीज है। यहाँ तो पूनम के रूप में टेंशन का बहुत बड़ा पहाड़ उन पर टूट पड़ा था। मनु अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। पूरे 3 साल बाद अपनी माँ को देखने वाली थी। उसने इंडिया आने के लिए काफी दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी माँ के लिए अनेक उपहार खरीद कर जब भी वक्त मिलता उनकी पैकिंग में लग जाती थी। ओह अरे अरे, ये तो मैं भूल ही जाती, मेरा दिमाग भी न जाना कैसा हो गया है। मनु हड़बड़ में पैकिंग करते हुए बोली। हाँ मनु, तुम्हारा दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा जो एक बार में ही सब याद रह जाता था। देखो तुमने ये भी नहीं रखा, मैं लाया हूँ। मनु के पति आनंद ने उसे ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स पकड़ाते हुए कहा। हाँ मम्मी, ये भी रह गया। मनु के बेटे यश ने अपनी नानी की रिंग देते हुए कहा। अरे हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा सुनो जी, हमारी सब पैकिंग रेडी है। आप फिर भी एक बार घर में नजर मार कर देख लेना कुछ रहा तो नहीं। ठीक है मनु, मैं देख लूंगा। इस तरह उनके यहाँ इंडिया आने की पूरी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। फिर अगले दिन वे इंडिया एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अपनी धरती पर पैर रखते ही दिल बाग बाग हो रहा था। अपनी आंखों से पूरे 3 साल बाद वे अपना वतन देख रहे थे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। एयरपोर्ट से घर आने तक मनु को सफर के दौरान एक औरत और मिल गई थी जिसे मनु ने सब बातें बताई कि वो 3 साल बाद इंडिया अपने देश अपने घर आ रही है और अपनी माँ की सारी बातें सारे हुनर बता डाले। आंटी जी, मेरी माँ ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर। मुझे गर्व है अपनी माँ पर। कोई काम ऐसा नहीं जो उन्हें ना आता हो, हर काम में परफेक्ट है मेरी मम्मी। हाँ बेटी, होंगी ही तुम्हारी माँ बहुत हुनर वाली। पहली औरतें तो बहुत माहिर होती थी हर काम में, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत संस्कारी है, यह तो तुम्हें देखकर तुमसे बातें करके ही पता चल चुका है। मनु अपनी माँ की तारीफ सुन गदगद हो उठी। बातों बातों में सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। अब आंटी जी को भी अलविदा कहने का वक्त आ गया था। आंटी जी कभी घर आना माँ से मिलने। हाँ बेटा, कभी मौका लगा तो जरूर आऊंगी। ठीक है बेटा, चलती हूँ। ठीक है आंटी जी, बाय बाय। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। घर थोड़ी दूरी पर ही था। मनु की धड़कनें तेज हो रही थी। जैसे ही घर के बाहर पहुंचे तो देखते हैं घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हैं। लोगों को अपने घर के बाहर इकट्ठा देख मनु घबरा गई। वह गाड़ी से उतरी, आगे बढ़ी तो लोगों में कुछ बातें चल रही थी। उसने जानने की कोशिश की तो उसे कुछ पता चल नहीं पाया। बस लोग आपस में खुसर पुसर में लगे थे। उसका दिल बैठा जा रहा था। घर के अंदर घुसी तो देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीछे से आनंद और यश आए तो उनके भी होश उड़ गए। देखते क्या है कि माँ को जंजीरों से बांधा हुआ है।
बिखरे बाल, बड़े नाखून, सूखे होठ, काली त्वचा, फटे कपड़े, नंगे पैर, हाल बेहाल। उसकी माँ सिर झुकाए जंजीरों से बंधी बैठी थी। मीनू की आंखों के आगे अपनी माँ की तस्वीर उभरने लगी। ये उसकी वही माँ है जिसने उसे विदेश भेजते हुए कई बातें याद रखने को बोली थी। वही साफ सुथरी माँ जिसे जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं थी। वही दिमागदार माँ जो हर काम चुटकी बजाय कर लिया करती थी। वही माँ जिसने हमें परवरिश दी। ये सब सोचते हुए अपनी माँ की तरफ बढ़ी और नीचे ही फर्श पर माँ के पास बैठ गई और सबसे पहले अपनी माँ को जंजीरों की पकड़ से आजाद किया और फिर माँ का हाथ पकड़ा तो माँ डर गई। माँ, मैं हूँ मनु, आपकी मनु, आपकी बेटी, आपकी प्यारी बेटी। माँ ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करने लगी, क्योंकि माँ ही एक ऐसा प्राणी है जो पागल हो जाए तब भी अपनी औलाद को नहीं भूलती। उन्होंने बहुत गौर से मनु को देखा तो बोली, मनु, मेरी मनु है क्या? हाँ माँ, आपकी मनु हूँ। इतना सुन माँ बिलक बिलक रोने लगी। मनु ने अपनी माँ को सीने से लगा लिया। एक तरफ खड़ी पूनम भी ये नजारा देख रही थी। आनंद और यश भी माँ के पास आकर बैठ गए थे। किस्मत भी क्या खेल खेलती है, 3 साल बाद माँ बेटी का मिलन हुआ भी तो कैसे? फिर मनु ने अपनी भाभी पूनम से पूछा, भाभी ये सब क्या है और ये सब कैसे हुआ? माँ तो भली चंगी थी, तो माँ की ऐसी हालत क्यों और माँ को ये किस हाल में रखा हुआ है? मनु ने कई सवाल एक साथ किए। मनु के सवालों से पूनम के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। मनु भी अपनी माँ की तरह ही दिमागदार लड़की थी। उसने भाभी के चेहरे को देख अंदाजा लगा लिया। वे खड़ी हुई और भाभी के पास आई। उसने फिर से यही सवाल दोहराए तो पूनम सब पका गई। बोली कि माँ जी पागल हो गई है, इसलिए बांधा है इन्हें, सबको परेशान करती हैं। इतना सुनते ही मनु ने खींच के पूनम के मारा। पूनम चिल्ला उठी, मुझे क्यों मार रही हो तुम? तुम्हारी माँ ने मेरा ही जीना हराम कर रखा है। पागल खाने जाएगी तुम्हारी माँ। मनु ने अपनी पैर से चप्पल निकाल कर पूनम को बचा डाला। पूनम चिल्लाते हुए अपने कमरे में जा घुसी और दरवाजा बंद कर लिया। तभी वहां मनु का भाई प्रेम भी आ गया। मनु को देख घबरा उठा। मनु ने प्रेम से भी यही सवाल किए। वो भी यही जवाब देने लगा। मनु ने एक खींच कर प्रेम को चांटा जोड़ दिया। वह गाल पर हाथ रखे एक तरफ खड़ा हो गया। कहने लगा, हम क्या करें जब माँ पागल हो गई है तो परेशान करती है। अब पागल खाने ही तो भेजना पड़ेगा। मेरी बात हो गई है, ये कल पागल खाने ही जाएगी। पागल खाने माँ नहीं तुम लोग जाओगे। तुम्हारे ऊपर मेंटल हरेसमेंट का केस करूंगी। तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी मैं। मेरी माँ की क्या हालत बना डाली तुम पापी लोगों ने। एक माँ तक संभाली नहीं गई तुमसे। अब देखना तुम क्या करती हूँ मैं। इतना बोल मनु अपनी माँ को उठाकर कमरे में ले गई। आनंद ने खाना ऑर्डर कर दिया। मनु ने अपनी माँ के बालों में तेल लगाकर मालिश की। उनके लिए जो कपड़े लेकर आई थी वो निकाले और अपनी माँ को नहलाकर कपड़े पहनाए। तब तक खाना भी आ गया। उसने अपने हाथों से माँ को खाना खिलाया, उनका मुंह साफ किया। तब तक बाल भी सूख गए। बाल बांधे और पहले की तरह दिखने वाली अपनी माँ को तैयार कर डाला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां पड़ोसन भी आ गई, पति और बच्चों संग। मनु को देख बहुत खुश हुई और जब कुमकुम जी पर नजर पड़ी तो देखती रह गई। उनकी बलाइयां लेनी शुरू कर दिया। कितनी सुंदर दिख रही है, जैसे पहले कभी दिखती थी। आज बेटी के आने से कुमकुम कुमकुम सी लग रही है। नहीं तो इसे देख मुझे बहुत रोना आता था। लेकिन आंटी जी, माँ के साथ हुआ क्या है? इन्होंने माँ के साथ क्या किया है जो माँ को पागल कर दिया? मनु ने बहुत गहराई से पूछा। बेटा क्या बताऊं, जब से पूनम इस घर में आई है इस घर को नर्क बना डाला है। कुमकुम ने इस घर को स्वर्ग बना रखा था। इस डाइन ने घर को बर्बाद कर डाला। कुमकुम को पागल करके ये कुमकुम के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। इससे ही सारा घर का काम कराती थी और पति के आगे ऐसे दिखाती थी कि मैं सब करती हूँ। और तो और इसे आते जाते छेड़ती थी, इसको चूंटी काटती थी। ये झाड़ू लगाती तो पीछे से कहीं के भी छिलके गिरा देती। दरवाजा बार बार खोल बंद कर उसको चू चू की आवाज कराती। ऐसी हरकतें करती थी जिससे इसके दिमाग पर असर पड़ गया। ये बातें सुन मनु के अंदर और गुस्सा भर गया। उसने दोनों पर मेंटल हरासमेंट का केस कर दिया। दोनों भाई भाभी ने माफी भी मांगी, लेकिन मनु ने माफ नहीं किया और इन्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ा। मनु अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले गई और वहां अच्छे मेंटल हॉस्पिटल से उनका इलाज कराया, जिससे दिन प्रतिदिन उनकी सेहत में काफी सुधार आने लगा।
वे अपने पुराने जीवन की ओर लौटने लगी और एक दिन बिल्कुल सही पहले की तरह भली चंगी हो गई। मनु अपनी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं करती थी और आनंद और यश भी उनकी सेवा में आगे पीछे रहते और उनके प्यार, देखभाल, मान सम्मान से कुमकुम देवी जी जल्दी ही ठीक हो गई और बेटी, दामाद और नाती के साथ सुखमय जीवन का आनंद लेने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।